गंभीर जी नमस्कार। नमस्कार। एक बार फिर स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल चौपाल में आपका। गंभीर जी, पिछले कल हम एक चर्चा रख रहे थे जनजाति गौरव दिवस जो मनाया जा रहा था उसी पे, और उस पे एक बात और सामने आई कि अब जनजाति गौरव दिवस को एक राष्ट्रीय स्तर पे पहचान देने की कोशिश की जा रही है। और साथ में ये भी है कि आने वाले समय में जो हमारे अभी तक के नेता हुए हैं जिन्होंने आजादी की लड़ाई में भाग लिया है, खास करके सरदार पटेल, नेहरू जी और महात्मा गांधी जैसे शख्सियत हैं, इनके साथ हमारे भगवान बिरसा मुंडा जी को भी की जयंती उसी स्तर पे मनाई जाएगी। तो आपको क्या लगता है, इससे आने वाले समय में जनजाति जो समाज है वो कितना गौरवान्वित होगा जब भगवान बिरसा मुंडा जी की पहचान और उनका नाम भी सरदार पटेल, महात्मा गांधी और नेहरू जी के साथ लिया जाएगा? एक ऐसे महान विभूति जो क्रांतिकारी रहे हैं और उनके जो कार्य हैं अभी तक इतिहास में जो दर्ज है, मेरा व्यक्तिगत ऐसा मानना है कि निश्चित रूप से उन सब के ऊपर हैं, क्योंकि ये बाकी जो भी जिनका भी आपने नाम लिया निश्चित रूप से वो सम्माननीय हैं और उनको देश हमेशा सम्मान देता है। लेकिन एक ऐसा व्यक्ति जो क्रांतिकारी होते हुए शहीद हो गया हो, मैं व्यक्तिगत तौर पे उनको सबसे ऊपर मानता हूँ। और ये दुर्भाग्य रहा है हमारे देश का कि देर आए दुरुस्त आए। ठीक है, अभी इस साल से 15 नवंबर 2021 से हम लोग जनजाति गौरव दिवस के रूप में उनके जन्म दिवस को मना रहे हैं। इसके लिए मैं पुनः अपने यशस्वी प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद दूंगा। और जहाँ तक सवाल है जनजाति समुदाय का, अभी भी मुझे नहीं मालूम कि वो इन सारे चीज़ों को कितना समझ पाया है। जनजाति गौरव दिवस के मायने क्या होते हैं ये तो आने वाले जो समय है ये बताएगा। लेकिन एक बेहतर पहल शायद यहाँ से की गई है कि बहुत लंबे समय बाद में ये इस जनजाति समुदाय के बारे में और ख़ासकर उन लोगों के बारे में, ना सिर्फ जनजाति समुदाय जो प्रकृति के बहुत पास में रहते हैं, जंगल के बहुत पास में रहते हैं और उनका आजीविका का जो साधन है वो पूरा जंगल ही है, तो उनके बारे में शायद सोचने का प्रयास किया गया है। और अगर ईमानदारी से इस पर ज़मीनी स्तर पे अगर काम किए जाएं और ये जो महत्वपूर्ण जानकारी उनके लिए जो भी योजना बन रही है वहाँ तक उनको पहुँचाया जाए तो शायद ये सार्थक होगा। अन्यथा आज़ादी के इतने साल के बाद में कोई भी जो रूलिंग पार्टी रहती है वो बात करती है कि भाई इनके लिए बहुत सारी योजनाएं हम लोग ला रहे हैं, लेकिन वो अभी तक मैं नहीं समझता कि कुछ बेहतर हुआ है उनके जीवन यापन में। वो अभी के अभी वैसी रह गए हैं। ठीक है गंभीर जी, बात तो है कि जब से भारत आज़ाद हुआ है तब से जनजाति समुदाय को, दलित समुदाय, इन सबको उत्थान के लिए बहुत सारी योजनाएं तत्कालीन जो सरकारें रही हैं वो लाती रही हैं। लेकिन अभी जब से खासकर के मोदी जी के नेतृत्व में जो सरकार आई है, इन सरकारों ने अभी कुछ समय से जनजाति समुदाय के जो लोग रहे हैं, जिनका नाम इतिहास के पन्नों में कहीं शायद गुम था, उन्हें उठाने की कोशिश की है, उन्हें खंगालने की कोशिश की है। उसमें से एक नाम अभी भगवान बिरसा मुंडा का आया, जिनके तैलचित्र संसद भवन में भी लगाने की बात कही गई है। उसी में सर एक बात और आ रही है, वो ये है कि भोपाल के पास का एक नया भोपाल का रेलवे स्टेशन जो कभी हबीबगंज के नाम से जाना जाता था, अभी भी उसके नाम को बदलने का भी कार्यक्रम चालू हुआ, रानी कमलापति के नाम से रखा गया है। अब हम एक खोज रहे थे तो रानी कमलापति कहा जाता है कि गौड़ रानी, बिल्कुल बिल्कुल सही, जो आदिवासी समुदाय से आती है, लेकिन उसे इतिहास में अभी तक खोजने की जो हमने कोशिश की तो कहीं नहीं मिला। अब इस तरह से जो प्रक्रियाएं चालू होती हैं जिसमें आदिवासी समुदाय के वो नेता जिन्होंने या वो व्यक्ति जिन्होंने देश के लिए, समाज के लिए कुछ काम किया, क्रांति में हिस्सा लिया होगा, उनके नाम को इस तरह से समाज के सामने रखने में, युवाओं के पास रखने से जनजाति समुदाय का या जनजाति समाज का क्या हित होगा, इस पर भी हमें निश्चित रूप से अगर उसको एक उस सोच के साथ में अगर हम लाएं
कि भाई ये जितने भी महान लोग हुए वो किसी समुदाय विशेष के नहीं थे, उन्होंने देश के लिए काम किया हुआ है। देश में उस समय जो भी परिस्थितियां थीं, उन परिस्थितियों को मद्देनज़र रखते हुए उनसे जितना संभव हो सका उससे कहीं ज़्यादा उन्होंने अपने प्राण तक न्यौछावर किए हुए हैं। तो कहीं भी उनका योगदान कम नहीं हो जाता। लेकिन पहले इन्हीं सारी चीज़ों को सामने पता नहीं क्यों नहीं लाया गया। अगर लाया गया होता, मैं फिर से बोल रहा हूँ, तो संभवतः आज जनजाति समुदाय की जो स्थिति है वो कहीं बेहतर होती। इनको किताबों में इनको जगह मिलना चाहिए था, तो सब लोग पढ़ते कि भाई ये जनजाति समुदाय से आए हुए लोग हैं और आज़ादी की लड़ाई में इनका योगदान कहीं भी कम नहीं रहा है। तो एक इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स जो यहाँ पर पैदा हो गई वो नहीं होती। और उसको पढ़ने के बाद में जनजाति समुदाय के जो बच्चे 1 या 2 पीढ़ी पीछे जो अगर हम चले जाएं, उनमें निश्चित रूप से वो जज्बा पैदा होता कि भाई हम और बेहतर कर सकते हैं। जब हमारे समुदाय की ही ऐसे महान लोगों ने बड़े बड़े काम किए हैं, तो ये इतिहासकारों की गलती थी यहाँ पर। उसको अगर छुपाया गया है या फिर अगर सही समय पे नहीं लाया गया, अगर लाया जाता तो निश्चित रूप से डेवलपमेंट में, खासकर जनजाति समुदाय के डेवलपमेंट में बहुत कुछ योगदान मिला होता। डॉक्टर साहब, ये बात आपने कही कि चलो ठीक है देर हुई, पर चलिए कुछ पहल तो अच्छी होती है। पर डॉक्टर साहब एक और बात, छत्तीसगढ़ की, हम आज छत्तीसगढ़ की बात करते हैं। छत्तीसगढ़ में भी एक महान क्रांतिकारी आदिवासी समुदाय से आए, शहीद वीर नारायण सिंह के नाम से, और उनके नाम से बहुत सारे तहसील भी यहाँ बने हुए हैं, अब चौराहे भी बन गए, स्मारक भी बनने लगे हैं। लेकिन जो बातें कही जाती हैं, जो आदिवासी समुदाय जिन्होंने हमेशा युद्ध किया, लड़ाई की अपने जल, जंगल और जमीन के लिए, उन्हें कहा जाता है कि हम इन्हें समाज की मुख्य धारा पे लाना चाहते हैं। डॉक्टर गंभीर सिंह जी, आप अब आदिवासी समुदाय से आते हैं, हम आपसे समझना ये चाहते हैं कि आदिवासी समुदाय समाज की मुख्य धारा को कैसे देखता है? देखिए, जो जहाँ तक सवाल है जनजाति समुदाय का, वो कोई अलग नहीं है, उनकी सोच भी कोई अलग नहीं है। वो भी हम मतलब सामान्य आदमी जैसे ही है। अंतर ये रहता है कि जब एक कोई भी कुनबा या कोई भी समूह एक जगह जब रहता है तो उनकी जो जीवन शैली होती है वो निश्चित रूप से अलग होती है। वो मिक्सअप ही नहीं हो पाए हैं आधुनिक जो दुनिया है ना उससे। और जब अभी 21वीं सदी में जब खासकर ये संचार क्रांति आई, जिसमें मतलब टीवी, मोबाइल और ये सारी चीज़ें, तो उसको उन्होंने ग्रहण तो कर लिया, लेकिन वो टेक्नोलॉजिकली इतने साउंड नहीं थे। वो सिर्फ उसकी जो उपयोगिता गलत उसमें चली गई। जैसे आज अगर हम उदाहरण के तौर पे देखें तो बहुत सारे जो चीज़ें हैं, जैसे बच्चे नीट में या फिर किसी और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जब निकाल लेते हैं तो ये बात होती है कि भाई ऑनलाइन उनका रजिस्ट्रेशन होना है, तो मोबाइल बच्चा रखा रहता है, मोबाइल में वो सुनता भी है, मोबाइल में गाने भी सुनता है वो, लेकिन ऑनलाइन नीट के लिए कैसे मतलब अपना रजिस्ट्रेशन करना ये नहीं जानता है। कितना दुर्भाग्य वाली बात है ये। उसके माँ बाप को भी नहीं पता। वो बोलता है बाबू देखना कोखरों से मिल के करवा ले, तो वो कहाँ पर जाता है? वो चॉइस सेंटर पे जाता है। जबकि अगर उसके हाथ में मोबाइल आ गई तो उस दिन से वो मोबाइल की ABCD से लेके सारी चीज़ें जानना चाहिए उसको। भाई बाकी जो दूसरे समुदाय के जो बच्चे हैं जहाँ पर वो पढ़े लिखे हैं वो मोबाइल की दुकान भी खोलते हैं। आज जनजाति समुदाय के बच्चों को बोलोगे कि भाई तुम यार मोबाइल तुम्हारे हाथ में, तुम मोबाइल की दुकान क्यों नहीं खोल सकते हो? उसको नहीं जाता, क्योंकि उसको सिखाया नहीं गया। उसको ऐसे हथियार दे दिया गया जिसका कि वो उपयोग कम ज़्यादा वो दुरुपयोग करता है। भाई नहीं जानना, यही तो उसका मतलब हुआ। एक 7-8 हज़ार रुपये का मोबाइल खरीद लेता है सिर्फ गाना सुनने के लिए और कुछ चंद ऐसी बात करने के लिए जो कि इतने आवश्यक नहीं है। तो ये हमको समझना होगा कि हम क्या चीज़ परोस रहे हैं। हमको लगता है देख के कि नहीं अब तो वो जो जनजाति समुदाय के लोग भी बड़े मतलब जीन्स पहनते हैं, टी-शर्ट पहनते हैं, मोबाइल उनके हाथ में आ गई है। लेकिन भैया वो जानता है क्या उसको कि वो उनको जीन्स को खरीदने के लिए, टी-शर्ट को खरीदने के लिए, उस मोबाइल को खरीदने के लिए उतना इनकम है क्या उसके पास में? अंधी दौड़ में दौड़ रहा है वो कहीं ना कहीं अपनी इस इच्छा को पूरी करने के लिए। तो बेहतर तो तब होता इस शिक्षा का कि भाई इनको प्राप्त करने के लिए वो इतना एजुकेटेड होता कि खुद अपने कमाई से खरीद लेता वो, और उसका महत्व को समझता कि अगर उसकी सिर्फ खरीदने की क्षमता
3,000 रुपये की है मोबाइल, तो सब बाजार में है, 1,500 रुपये से लेके बहुत सारे जो मोबाइल हैं, तो वो उसी को खरीदता वो और उसी से अपना काम चला लेता। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। तो ये खामी पहले भी रही है और अभी भी रही है, और हम लोग इस बात को नहीं समझ पा रहे हैं। इसीलिए अभी जो आपका जो सवाल था कि भाई वो पीछे क्यों रह रहे हैं, तो भाई देखिए, जहाँ पर भी वो बाजार आता है, गांव का एक आदमी, इसको मैं और बहुत सिंपल शब्दों में समझा रहा हूँ कि किसी भी, अब हो गया है, पहले जब हम छोटे छोटे थे तो मैं नहीं समझता कि हमारे गांव में या हमारे घर में समोसे कचौड़ी या इस तरह से चीज़ें बनती थी। टिपिकल वो जो भजिया या ये इस तरह से जो चीज़ें बन जाती थी, उससे हम लोग खुश रहते थे, वही हमने देखा। जैसे हम शहरों में आना शुरू किए, बाजार बाजार में, तो हाँ देखिए कि भाई कुछ ऐसा समोसा या मतलब आलू बंडा या कुछ और ऐसी चीज़ें बन रही हैं, तो हमको भी इच्छा हुई कि भाई हमें खाना चाहिए। तो वो खा के उसको लगा ये तो अलग ही टेस्ट है, वो तो खाने लगा वो। लेकिन उसने कभी कोशिश नहीं किया उस टाइम में कि भाई ये हमारे घर में भी बनना चाहिए, क्योंकि उसको सिखाने वाला कोई नहीं था। अगर ये सब चीज़ें शुरुआती दौर में जब हम देख रहे हैं चीज़ों को, अगर हमको स्कूल में ही सिखाया जाए ये सारी जो चीज़ें हैं, तो मैं समझता हूँ कि ना सिर्फ एक शुरुआती ज्ञान हमको मिल जाएगा, हम लोग अपने जीवन यापन के लिए उस टेक्नोलॉजी को उपयोग में लाना शुरू कर देंगे और हम मुख्य धारा में आ जाएंगे। जरूरी नहीं है कि बड़े बड़े IIT और कॉलेज में जब जाए तभी मतलब वो सारी चीज़ करेगा। आप शुरुआत से क्यों नहीं कोशिश कर रहे हैं इन सारी चीज़ों को। और उसके साथ में एक चीज़ और यहाँ पर जोड़ना चाहता हूँ, कई सारे बहुत अच्छी चीज़ें हैं। अगर जितने भी हमारे शिक्षाविद हैं, जितने भी हमारे टेक्निकल लोग हैं, अगर जाके वहाँ पर गांव में चीज़ों को समझने की कोशिश करें, तो उन जनजाति समुदाय के बीच में भी कई सारी चीज़ें सीखने की हैं, उनको हमको सीखना चाहिए। लेकिन ये दो अलग अलग खेमे हो गए हैं। यहाँ पर हम लोग अभी भी जनजाति समुदाय को उसी निगाह से देखते हैं कि इनका कल्चर अलग है, इनका रहन सहन अलग है, जबकि ऐसा नहीं है। हम अगर उनको मौका दें तो वो हमारे चीज़ों को स्वीकार करेंगे। शर्त यह है कि हम भी स्वीकार करें उनको। हाँ गंभीर जी, एक अच्छी बात बताइए कि हम भी अन्य समाज के लोगों की तरह है, हमारा कल्चर, हमारी पद्धति भी उनके तरह है। तो डॉक्टर साहब, फिर ऐसा क्यों लगता है कि जहां पे भी मैं बात करूं भगवान बिरसा मुंडा की, ये क्यों कहा जाता है कि वो जनजाति समुदाय के नेता थे, जनजाति समुदाय के भगवान हुए, वो पूरे सर्व समाज के क्यों नहीं हो सकता है? इस पे भी आपका विचार होगा? जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अगर सब कुछ आप भी तो उसी तरह, आप भी वही कपड़े पहनते हैं, आपकी भी बोली भाषा वैसे ही है, आपका खान पान वैसा ही है, अंतर केवल इतना हुआ कि हम पक्के मकान में थे और आप कच्चे मकान में थे। तो जो लड़ाई उन्होंने लड़ी भगवान बिरसा मुंडा, मैं भगवान बिरसा मुंडा के ऊपर फिर आता हूं, भगवान बिरसा मुंडा जी ने जो लड़ाई लड़ी, क्या वो केवल जनजाति समाज के लिए थी? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये हमारे कुछ जो इतिहासकार हैं, संभवतः इसको थोड़ा सा गलत परिप्रेक्ष्य में परोस दिया गया है। बिरसा मुंडा जी निश्चित रूप से किसी के पैदा होने में किसी का बस नहीं चलता कि वो कौन से समुदाय में पैदा हो रहा है। उन परिस्थितियों को उन्होंने जिया उस टाइम में, और उनकी लड़ाई एक क्रांतिकारी रूप में गलत जो भी कर रहा था उस समय, चाहे वो अंग्रेज हों चाहे जमींदार हों, उनके विरुद्ध थी। और जब उनको ये समझ में आया कि ये जो जमींदार लोग हैं जिनको वो डीकू कहते थे, वो संभवतः वो डाकू शब्द है, वो हो सकता है कि वहाँ की जो लोकल भाषा है उसमें ये चीज़ रहा हो। तो उनका जब उन्होंने विरोध किया और उन्होंने ये पाया कि भाई इनके पीछे जो बड़े साहब जो हैं वो अंग्रेज हैं, उन रूलिंग जो पार्टी थी उस समय अंग्रेज थी, और अंग्रेजों के ये पिट्ठू के रूप में काम कर रहे थे। तो अगर एक ऐसा व्यक्ति जो जनजाति समुदाय में पैदा हुआ और इतनी बड़ी क्रांति की बिगुल उन्होंने फूंक दी, तो वो कहाँ एक वर्ग विशेष का हुआ भाई? क्रांति के लिए, आज़ादी के लिए तो पूरा देश लड़ रहा था। तो वो तो ऐसा क्रांतिकारी हुआ जो देश के लिए मर मिटा। कहाँ उसमें बार बार हम लोग इतिहासकार ये बताते हैं कि वो जनजाति समुदाय के लिए, मतलब कोई जनजाति समुदाय को भी परेशान किया गया, खासकर जमींदारों के माध्यम से टैक्स लगाया गया, उनके जंगल पे, उनके जीवन शैली पे कुठाराघात किया गया, उनकी ज़मीनें जब इन्होंने हड़पना शुरू किया, तो यहाँ से ये सारी चीज़ें शुरू हुई।
लेकिन अल्टीमेटली अगर आप समझें इस चीज़ को, तो उनको जब ये समझ में आया कि भाई हमारे देश में ये जो अंग्रेज जो लोग हैं ये बाहर से आए हुए लोग हैं और हम पे जुर्म ढा रहे हैं। एक प्रसंग उसमें आता है कि खासकर भोली भाली लड़कियों को उठा ले जाना, तो ये तो उस समय मैं नहीं समझता कि वो सिर्फ जनजाति समुदाय की लड़कियां रही होंगी। हाँ, निश्चित रूप से समाज के साथ होता था। निश्चित रूप से कि भाई वो जहां पर अपने कुनबे में भगवान बिरसा मुंडा जी जहां पर रहते थे वहां पर उनके समुदाय के लोग ज्यादा रहते रहे होंगे बनिस्पत की और दूसरे लोग, लेकिन उन्होंने कभी कहीं कोई प्रसंग नहीं मिलता कि दूसरे समुदाय के बच्चों को परेशान किया या बच्चियों को परेशान किया तो बिरसा मुंडा जी हथियार नहीं उठाए। तो ये हमको समझना होगा अभी आधुनिक उसमें कि वो किसी वर्ग विशेष के नहीं थे, किसी जनजाति समुदाय के नहीं थे, बल्कि पूरे देश के लिए थे और सबके लिए थे। ये हमको स्वीकार करना होगा आज यहाँ पर। तभी जनजाति समुदाय भी इस चीज़ को स्वीकार करेगा कि भाई हमारे उस महानायक को जब सबने स्वीकार किया हुआ है तो हम भी मतलब बाकी सारे चीज़ों को स्वीकार करें। अन्यथा अभी वैसी ही लड़ाई चलती रहेगी कि ये जो क्रांतिकारी है इस समुदाय का था, ये क्रांतिकारी इस समुदाय का था। ऐसी तो कोई लड़ाई हुई नहीं है और ऐसा अगर लड़ा जाता तो संभवतः क्रांति नहीं मिलती। तो मेरा फिर से यहाँ पर ये बार बार कहना है कि कृपया उनको किसी जनजाति समुदाय या किसी खास समुदाय से ना जोड़ें उसको। वो पूरे देश के थे और देश के लिए बलिदान दिया और वो महाबलिदानी थे। डॉक्टर साहब, एक और चीज आ रही हो सकता है कि मेरा प्रश्न शायद उतना उचित ना हो, क्योंकि मन में भी एक प्रश्न आ गया। भगवान बिरसा मुंडा जनजाति समुदाय ने उन्हें एक भगवान के रूप में देखा। अब यदि हम जनजाति गौरव समाज में उन्हें सम्मानित करते हैं, गौरव की बात करते हैं और उनके दिवस को हम नेताओं के दिन की तरह अगर मनाने का कोशिश करते हैं, चाहे वो पटेल जी हो, चाहे महात्मा गांधी हो, चाहे नेहरू जी हो, इंदिरा गांधी हो, इनके साथ इनके जैसा मनाने की कोशिश करते हैं, और एक तरफ मंगल पांडे, शहीद भगत सिंह, राजगुरु ये लोग हैं, तो आपके उसमें भगवान बिरसा मुंडा को का जो जन्मदिन है उसे किस तरह से मनाया जाए, कि किन की तरह से मनाया जाए कि वो ज्यादा गौरवान्वित हो? क्रांतिकारियों की तरफ से। मतलब आप ये कहते हैं कि भगवान बिरसा मुंडा का बिल्कुल, जो बिल्कुल। जन्मदिन है वो राजनीतिक नेताओं की तरह छोड़कर बिल्कुल क्रांतिकारियों की तरह होना चाहिए, तब शायद ज्यादा गौरवान्वित होंगे। डॉक्टर साहब, एक और बात हम आपसे अंतिम में एक मेरा प्रश्न रहेगा। जनजाति गौरव दिवस के आ जाने से और इसे प्रति वर्ष मनाने से जनजाति समुदाय की दशा और दिशा में क्या बदलाव हो पाएगा? एक अच्छा प्रयास यहाँ पर हुआ है। हमको समझने की जरूरत इस बात के लिए है कि जिन लोगों के लिए ये दिवस बनाया गया और उसके अतिरिक्त और भी जो हमारे अन्य समाज के जो लोग हैं, उन सब कोई अगर ये समझें कि भारत देश में निवासरत प्रत्येक व्यक्ति महत्वपूर्ण है, हर व्यक्ति एक दूसरे के साथ में भाईचारे का व्यवहार करे, वो तभी संभव हो सकता है जब हम सामाजिक रूप से, इकोनॉमिकली लगभग एक बराबर तो खैर नहीं हो सकते, लेकिन जो जिंदगी जीने के लिए एक जरूरी जो चीज़ें होती हैं वो सबके पास अगर रहे, तो ये जो डिफरेंस दिख रहा है, जो बहुत सारी खामी दिख रही हैं, वो जब तक नहीं पटेगा तब तक हमारे मन में ये सारी चीज़ें नहीं खत्म होंगी। और अगर आज यहाँ पर जनजाति गौरव दिवस के रूप में भगवान बिरसा मुंडा जैसे महान क्रांतिकारी के जन्म दिवस को अगर हम यहाँ से मना रहे हैं और उस दिन के रूप में उल्लेखित कर रहे हैं, तो यहाँ पर ईमानदारी से काम करने की ज़रूरत जनजाति लोगों के लिए है, जो निश्चित रूप से मुख्य धारा में कहीं पर पीछे रह गए हैं। तमाम सारे जो सरकारें हैं उन्होंने अलग अलग समय पे उनके लिए कोशिश की हैं, लेकिन इसको एक आत्ममंथन करने की ज़रूरत है कि वाकई कोशिश की गई या फिर सिर्फ दिखावा किया गया, और अगर कोशिश की गई ईमानदारी से तो कमी कहाँ पर रह गई। ये निश्चित रूप से एक फाइल के रूप में, एक ऐसे अभी तक जो काम किए गए हैं उसके रूप में आना चाहिए। और अभी जैसे आयोग का भी गठन हो गया है, आयोग की भी जवाबदारी यहाँ पर होती है कि वो बताए, आयोग में जितने लोग रहे हैं वो इस चीज़ को जानें, क्योंकि अब कब तक, अब अगर नहीं तो फिर कब। तो भाई जब आपने, अच्छी बात है, एक दिवस तय कर दिया, तो हमारा ये कहना है कि आने वाले समय में इसके लिए बृहत कार्य योजना बने और उसको
राष्ट्रीय पटल में लाया जाए। जैसे बाकी सारे जो दूसरे आयोग में क्या क्या चीज़ें होती हैं उनके होर्डिंग्स लगते हैं, ऐसी होर्डिंग्स लगे यहाँ पर जिनमें बताया जाना चाहिए कि जनजाति समुदाय के लिए विशेष कर पर जब ये सारे दिवस में क्या क्या घोषणाएं हुई हैं और वो उनका अमली जामा कैसे पहनाया जाएगा, कितने दिनों में ये सारे चीज़ों को एक साकार रूप में हम लाएं, तभी ये काम बनने वाला है। और समय समय पे ना सिर्फ आयोग बल्कि वो मंत्रालय भी इसका निरीक्षण करे और लोगों के सामने इसको लाए, तब जाके बेहतर होगा। मेरा ऐसा अपना मानना है। तो धन्यवाद डॉक्टर साहब, आपकी बातों का अगर मैं अब लास्ट में एक निचोड़ लूँ, एनालिसिस लूँ, तो कुल मिला के आप ये कहना चाहते हैं कि आने वाले समय में जब जनजाति गौरव दिवस मनाया जाए भगवान बिरसा मुंडा जी के सम्मान में, उनके गौरव के लिए, तो आदिवासी समुदाय, जनजाति समुदाय के लिए अभी तक जितनी भी योजनाएं बने हैं उसका एक एनालिटिकल डाटा भी पटल पे रखना चाहिए कि विगत वर्षों में इनके उत्थान के लिए, इन्हें मुख्य धारा में लाने के लिए क्या क्या कार्य योजनाएं बनाई गई थी, उस पर कितना कार्य किया गया और कितनी सफलताएं रखी गई हैं, और आने वाले भविष्य में क्या क्या योजनाएं इन्हें मुख्य धारा की ओर लाने में किया जाए, ताकि यह समाज भी समाज के साथ में कंधे से कंधा मिलाकर चल सके, जैसा कि बिरसा मुंडा जी ने उस समय एक कार्य को किया था आजादी की लड़ाई में। अन्य समाज के साथ साथ में जनजाति समाज को भी योगदान दिया और गौरवान्वित किया जनजाति समाज को। डॉक्टर गंभीर सिंह जी, धन्यवाद। आगे हम आपके साथ फिर एक किसी मुद्दे के साथ में चर्चा करने बैठेंगे चौपाल के कार्यक्रम में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।